नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर सिंघल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में एसएससी अड्डा 24/7 पर। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य सभी जो कार्यवाहक होते हैं उनसे संबंधित काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम बात करने वाले हैं। सेशन जो है वो आपके डिफेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और बाकी जो आपके अदर एग्जाम्स हैं उनको भी ये कवर करेगा। तो सभी जो बच्चे हैं वो मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को जो है एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। वैसे काफ़ी सारे बच्चे आज मेरे साथ जुड़े हैं तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़। तो एक बार सभी से अनुरोध है कि एक बार सेशन को आप सभी शेयर कर दें और इतना जो है मुझे एक बार ये बता दीजिए कि साउंड सबको ओके होगा। वैसे मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सो गाइज, आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडियन पॉलिटी पर हम बात करेंगे। और ओके, आवाज़ क्लियर है, आवाज़ सबको क्लियर है आई गेस। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, सेशन की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल भाई, वेरी गुड आफ्टरनून ऋतिक एंड मितेश, बंटी, सचिन, दीपक एंड नीरल। ओके, तो सभी का स्वागत है, वेरी हाई एंड वेलकम टू द सेशन एवरीवन। सो गाइज, आज का सेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उन पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले गाइज, अड्डा 24/7 के स्टोर पर 77% ऑफ है ऑन द कोड Y203। सो आप कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदते हैं आप इस कोड को यूज़ कीजिए फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरी क्लासेस होती हैं दोपहर 1:30 बजे मंडे से वेडनेसडे, जिसमें मैं जनरल स्टडीज़ पर चर्चा करता हूं, और दूसरी मेरी क्लास होती है शाम 4 बजे जो कि एसएससी संबंधित एग्जाम्स को कवर करती है। तो इस क्लास में भी आप ज़रूर आइएगा। आज का सेशन है CHSL प्रीवियस ईयर पेपर, हम करेंगे शाम 4 बजे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। और ओके, छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर गाइज, और ये मिस्टेक जो है ये सभी में होगी, फिर अगर होगी तो आप इसको प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई यहाँ पर इस चीज़ को करने का यहाँ पे कोई वो नहीं था, इरादा नहीं था, ये टाइपिंग में हुआ है। सो इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी लिख दिया मैंने, तो सॉरी फॉर दैट, आप इसको प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा, इट इज़ अ डिस्क्लेमर, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द बिलो। भाई, संघ की कार्यकारी शक्ति निहित में जिसमें नीचे से एक है। ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट। सभी बच्चे जो हैं एक बार इस चीज़ को डिस्क्लेमर के रूप में जान के भाई इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, मुझे पता है इसकी जो इसकी स्पेलिंग होती है वो INDIAN होती है, लेकिन इट वाज जस्ट अ ह्यूमन एरर। सो इसको प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा। चलिए, सो बात करते हैं। और बिल्कुल भाई, सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। और इसका सही आंसर बताया, जयंत ने बताया डी होगा। और अन्य बच्चे भी जवाब दीजिए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही, स्वप्निल बालियान ने कहा है डी होगा, कान्हा ने कहा है डी होगा, राजेश ने कहा ए होगा। ओके, प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा गाइज आपका डी ऑप्शन, ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आपके राष्ट्रपति आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 में हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि हमारे भारत का एक जो राष्ट्रपति है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो उसकी कार्यवाहक की शक्तियां होती हैं, जो उसकी पावर्स होती हैं, उनको कौन एग्जीक्यूट करता है। या तो वो खुद एग्जीक्यूट करता है, खुद के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं, या फिर वो क्या कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को अपनी पावर एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकता है। तो ये चीज आती है आपके आर्टिकल 53 में। और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी प्रकार जब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हैं गाइस, जब हम स्टेट लेजिस्लेचर, जब हम राज्य के विधायिका पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पर जो नॉमिनल हेड होता है, वहां पर जो नॉमिनल हेड होता है फॉर द एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो होता है आपका गवर्नर। और जो मेन हेड होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स का, वो होता है आपका CM। नॉमिनल हेड कौन होता है? नॉमिनल हेड होता है आपका गवर्नर होता है। बिल्कुल CM ने यहाँ पर सही कहा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में आता है, ठीक है। चलिए,
अगला बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन देखो ऐसा मत सोचना कि सीडीएस में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा सा शुरुआत, देखो शुरुआत में ही टफ क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर बच्चे आप जो है आगे बढ़ोगे ही नहीं, तो पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, आगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, भाई निम्नलिखित में से लेख में से कौन सा राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 71, 74, 72 या 75। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं भाई, मुझे पता है कि इंडियन की स्पेलिंग ये होती है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 72 बताया यहाँ पर जयंत ने, अभिषेक ने बताया 72, और इसके अलावा जो है मितेश ने कहा है सी होगा, यानी आर्टिकल 72। चलिए बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 72 में क्या आती है गाइस? पार्डन पावर, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति आती है, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपके फांसी की सजा या फिर जीवन काल की सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, कॉम्यूट, रेस्पाइट, रेमिशन या फिर पार्डन, फुल पार्डन कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 71 क्या करता है भाई? आर्टिकल 71 ये कहता है कि यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है, इन दोनों के चुनाव में अगर कोई मतभेद पड़ता है, तो उसको आप कहां पर हियरिंग करोगे? उसकी हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा, उसकी हियरिंग कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट, ये बताता है आर्टिकल 71। 74 में क्या आता है? 74 में आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 74 अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष एक प्रधानमंत्री होगा। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुज हेड विल बी अ प्राइम मिनिस्टर, तो ये चीज आ जाती है। और आर्टिकल 75 ये बताता है कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेगा हमारा राष्ट्रपति। किसके कहने पर अपॉइंट करेगा? प्रधानमंत्री के कहने पर इन लोगों को ये अपॉइंट करेगा, आर्टिकल 75। तो सही आंसर क्या है फिलहाल आपका? सी ऑप्शन, यानी आर्टिकल 72। क्लियर है? बिल्कुल सही बताया। बच्चे कितने साल काम कर सकता है? तो राष्ट्रपति 5 साल कार्यकाल उसका होता है। यदि बीच में मृत्यु हो जाती है या कुछ भी हो जाए तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव होंगे, और जो नया राष्ट्रपति बनेगा उसका भी कार्यकाल 5 साल का ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरीड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, भाई राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से एक के द्वारा किया जाता है, कौन है? ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर। भाई महाभियोग के बारे में चर्चा कर रहा है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का तरीका। तो हटाना जो है वो कहां पर शुरू होता है? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से सभी को इसका आंसर पता होगा। जल्दी से बताइए। ओके तो मितेश ने कहा है सी होगा, यानी पार्लियामेंट। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप एक जान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट का पद है, ठीक है, और प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है, ये दोनों कहां से लिए गए हैं? यूएस से। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ये प्रोसेस कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपके आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। दो तो बातें ये हो गई। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस जो आपके राष्ट्रपति का यूएसए से जो लिया गया है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो याद रखिएगा ये आता है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बताया गया है। दूसरी बात ये आती है कि राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी शुरू किया जा सकता है। इट कैन बी स्टार्टेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसी तरह से दूसरी चीज ये आती है कि जब एक महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जाता है तो सबसे पहले कितने सदस्य लेकर आते हैं? 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। उसके बाद कितने दिन का नोटिस जाता है? तो 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है, और फिर यहाँ पर इस प्रावधान को दोनों सदनों से कितने मेजॉरिटी के साथ, कितनी बहुमत के साथ पास कराना जरूरी होता है? तो विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसको पास कराना जरूरी होता है। और राष्ट्रपति का महाभियोग केवल आपके पार्लियामेंट में चलता है, इसमें विधानसभा, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स इसमें, यानी कि चुने गए निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन, यानी कि पार्लियामेंट। क्लियर है?
बिल्कुल सही बताया, बोथ हाउसेस 2/3 मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से यहां पर इसको पास किया जाएगा। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये शुरू नहीं हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देखिए, मैं इसको एक बार यहाँ पे सही कर देता हूं, ठीक है। ऑप्शंस है आपके सामने, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। भाई पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है। पहला है, प्रोविजन कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। भारत के संविधान के भाग 4 में निहित उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। दूसरा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। राज्य नीति के नीति निर्देश सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। इसके बाद तीसरा है, it shall be the duty of the state to apply the directive principles in making laws। और चौथा है, the directive principles are directed in making India in advance a capitalist country of the world। जल्दी से बताइए। ओके, सीएम ने कहा है डी रॉन्ग होगा, मितेश ने कहा है डी रॉन्ग होगा, राजेश कुमार का कहना है डी, अभिषेक ने कहा है सी होगा कि ये ड्यूटी नहीं है। ओके, उनका कहना है कि ये ड्यूटी नहीं है। ओके चलिए, ओके देखते हैं। आर्टिकल 76 में बिल्कुल अटॉर्नी जनरल आता है, बिल्कुल सही आपने बताया। और बिल्कुल देखो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। देखो ध्यान से सुनो, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये सबसे पहली चीज है, ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड। कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड। ये हमारे संविधान के भाग 4 में आते हैं। कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये आते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक इनका जिक्र किया गया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, तो राज्य के नीति निर्देश, देखो कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना, तो उसकी पहले डेफिनेशन को समझो वो क्या कह रही है। तो राज्य के नीति निर्देश मतलब नीतियों को बनाने के लिए निर्देश, तो निर्देश हैं, निर्देश मैंडेटरी नहीं किए गए हैं। एक्चुअली में बात ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स को 2 पार्ट्स में विभाजित किया गया था। और ये जो रिकमेंडेशन थी, ये किसकी रिकमेंडेशन थी, याद रखिएगा, ये रिकमेंडेशन थी बी.एन. राव की। ये किसकी रिकमेंडेशन पर किया गया था, बी.एन. राव की रिकमेंडेशन पर। संवैधानिक सभा ने मौलिक अधिकारों को 2 भागों में विभाजित किया था, पहले वो जो एनफोर्सेबल हैं, दूसरे वो जो एनफोर्सेबल नहीं है। तो दूसरे वाले को क्या नाम दे दिया था, केवल निर्देश। और ये जो सी पॉइंट है ना बच्चों, ये करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जितने भी स्टेट होते हैं, यानी यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल बॉडी, पब्लिक कंपनी, उनको ये निर्देश जारी होते हैं कि आप जब भी कोई पॉलिसी बनाएं तो पॉलिसी बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इनके द्वारा आप समाज का कल्याण आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्री के बारे में बात नहीं आती, यहाँ पर सोशल वेलफेयर आता है। तो फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ अवर कंट्री, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 51A में बच्चे फंडामेंटल ड्यूटीज आती है मितेश, नॉट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा एक ही पेज पे लाने की कोशिश करी, वरना हिंदी और इंग्लिश अलग अलग करने पड़ते। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। क्वेश्चन सबसे पहली चीज किसके बारे में बात कर रहा है, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चन को बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को एक बार देखो, उसमें मेन चीज क्या है। तो ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद ये क्या कह रहा है, विच पॉइंट इज नॉट करेक्ट। तो मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उपराष्ट्रपति के बारे में। पहला कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा उसको चुना जाएगा, जिसमें कि ओनली, ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ो, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस विल पार्टिसिपेट, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति होगा उसको चुनने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अप्रत्याशी तौर पर चुनाव होगा। और दूसरा कह रहा है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल हस्तांतरण मत पद्धति का इस्तेमाल
किया जाएगा। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल। उसके बाद चौथा कहता है द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हमेशा ये ध्यान रखना एक पॉइंट, उपराष्ट्रपति आपका आर्टिकल 63 से 71 में बताया गया है, ठीक है, पहली बात तो ये है। इसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि 63 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति होगा, 64 में ये बताया गया है कि ये जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ये क्या होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी डी पॉइंट सही हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 65 के बारे में अगर बात करें तो 65 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर भी कार्य कर सकता है, ऐसे कार्यवाहक के तौर पर कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के पद पर। तो 65 ये बताता है। फिर आर्टिकल 66 बताता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा ध्यान रखो कि केवल संसद पार्टिसिपेट करेगी। दूसरी चीज, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसके चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के केवल चुने गए नहीं, चुने गए तथा मनोनीत दोनों सदस्य हिस्सा लेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, ऐसे ध्यान रखो। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। तो यहां पर इसने क्या बोला था? ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स, केवल चुने गए या निर्वाचित। गलत, निर्वाचित प्लस नॉमिनेटेड अगर होता तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सही। नेहा जायसवाल ने कहा निर्वाचित तथा दोनों लेते हैं राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। देखो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है भाई? हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। तो जब वो सदस्य नहीं है तो चेयरमैन कैसे बनेगा? इसलिए उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि सभापति का पद दे दिया जाता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष की सैलरी उसको दी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति रेजिग्नेशन किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको रेजिग्नेशन देता है? उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइज? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको ओके। रूजी ने कहा सर डी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दो। बच्चे उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। अब जब मेंबर नहीं है तो उसका चेयरमैन कैसे बन गया? इसलिए आर्टिकल 64 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये उसके सभापति के रूप में काम करेगा। दूसरी बात यहां पर ये कह रहा है शैल नॉट होल्ड एनी हाउस ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर वो उपराष्ट्रपति है तो भैया उपराष्ट्रपति ही रहेगा, वो किसी संसद का सदस्य नहीं हो सकता या फिर आपकी विधानसभाओं का विधान परिषद का सदस्य वो नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर अब फिलहाल क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आई होप सबको बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, which one of the following constitutional authorities inquires and decides in case of doubts and dispute arising out of the election of the president and the vice president of India? निम्नलिखित संवैधानिक प्राधिकारियों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के उत्पन्न शंकाओं और विवादों के मामले में जांच करता है और निर्णय लेता है? अगर अभी आप शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हो पहले प्रश्न से, तो मैंने आपको सबसे शुरुआत में आर्टिकल 71 बताया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपके राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उनके इलेक्शन, उनके चुनाव के संदर्भ में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो आर्टिकल 71 में बताया था मैंने। और मैंने ये भी बताया था कि उसका कहां पर फैसला होगा। तो जल्दी से इसका आंसर दे दो। और बिल्कुल सही रूजी ने बताया, और अंजलि, नेहा, श्रृंखला, मितेश, राजेश, अभिषेक, और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आंसर सभी का। चलिए प्रियांशु, अमितेश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय जो है इस केस में फैसला लेगा। वहीं पर अगर हम बात करें एमपी
या एमएलए, ठीक है, इस केस में अगर एमपी या एमएलए के केस में अगर कोई डिस्प्यूट है तो इनके चुनाव के डिस्प्यूट कहां सुने जाएंगे? हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। इस बात को भी आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, which of the following fundamental rights are enshrined in the Constitution of India belongs only to the citizens? भारत के संविधान में निहित निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल नागरिक के हैं? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो बच्चे नए जुड़े हैं फिर बता दूं, वे डिस्क्लेमर है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इंडियन है, ठीक है। चलिए ओके, नेहा ने कहा कि आज वो 6 से 9 महीने बाद पॉलिटी पढ़ रही हैं, कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छा, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे साथ तो उनका स्वागत है हमारे चैनल पे, और भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है। जो सब्सक्राइब वाला वो लाल बटन है ना, उसको दबा दो, ठीक है। चलो ओके, अंजलि ने कहा है 15 होगा, प्रमिक ने कहा है सी होगा यानी 15 होगा। क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स ओनली टू द सिटीजन? निम्नलिखित में से कौन सा जो है केवल और केवल भारत के नागरिक को मिलेगा? ओके चलिए, तो देखिए भारत के नागरिक की बात हो रही है, तो नागरिक के जो विपरीत होता है उसको कहते हैं एलियन, ठीक है। हंसिएगा मत, एलियन ही कहते हैं। जो नॉन सिटीजन होता है उसके लिए कई बार संविधान में एलियन शब्द भी लिखा रहता है। तो एलियन जो है इसके लिए कौन कौन से नहीं होते भाई? इसके लिए नहीं होते 15, 16 और 18 नहीं सॉरी 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आपके मौलिक अधिकार होते हैं जो आपके एक एलियन को नहीं दिए जाते, यानी कि एक नॉन सिटीजन को नहीं दिए जाते। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका 19 आ गया, 19 के बाद आपका 3 आ गया और फिर आपका 4 आ गया, यानी 1, 3 एंड 4। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आपके जो नॉन सिटीजन होते हैं उनको आर्टिकल 19 नहीं दिया जाता, 15 नहीं दिया जाता और 16 नहीं दिया जाता। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस? भाई अपराधों के लिए आजमाए जा रहे व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें से दूसरा मौलिक अधिकार होता है राइट टू फ्रीडम। कौन सा होता है? राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। कहां तक आता है? 19 से 22 तक में इसका जिक्र किया गया है। अब इसकी बात यह आती है कि जो 19 से 22 में आपका अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 को यहां पर समझना होगा कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 20 में ये पूरी डेफिनेशन आती है टू द प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंसेस, ठीक है। जो भी आपने गुनाह किया है तो गुनाह के बाद जब आपका ट्रायल चल रहा है तो उस ट्रायल चलते समय आपके पास निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्वतंत्रता? पहला है कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज एन अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है। आपको जब आप आर्टिकल 20 पढ़ोगे तो आर्टिकल 20 में आपको एक सेंटेंस लिखा मिलेगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे पिछले वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है। उसमें आपको लिखा मिलेगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अपने ही खिलाफ सबूत देने से आपको स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। तो ये आ जाता है। उसके बाद अगला कह रहा है द एक्यूज्ड मस्ट हैव वायलेटेड द एग्जिस्टिंग लॉ। बिल्कुल सही बात है भाई। आप जो हैं, आपके ऊपर जो भी आरोप आपके ऊपर लगा है तो आपने आज के समय के हिसाब से वो कानून तोड़े होंगे, तभी आपको सजा मिलेगी। एक्यूज्ड कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अगेन। बिल्कुल, इसको कहते हैं डबल जियोपार्डी। इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल जियोपार्डी कहते हैं, जो आपके संविधान में भाषा लिखी होती है डबल जियोपार्डी, यानी एक गुना की एक सजा। और चौथा कह रहा है द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट इज एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। तो भाई ये कह रहा है सॉरी
हाँ, चौथा ये कह रहा है द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट इज एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। भाई जो उसने कार्य किया है तो उसमें जो सजा लिखी है वो उसके हिसाब से मिलेगी जो उसने कार्य जिस समय किया है। ठीक है, तो यानी कि ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये किसको बता रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को ये यहां पर दर्शा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, द एक्यूज मस्ट हैव वायलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ। भाई एग्जिस्टिंग लॉ, देखो अब आप यहां पे कंफ्यूज मत होना, देखो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है उसको समझो। डी ऑप्शन ये कह रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मान लो कि आपने कोई गुनाह किया आज 22 जुलाई की तारीख में, जो गुनाह आपने किया है, जिस भी वायलेशन को आपने किया है, आज से 10 दिन बाद उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है। मान लो कि 2 अगस्त को उसमें कोई परिवर्तन हो गया, तो आपकी जो सजा होगी वो आपको 22 जुलाई वाले कानून के हिसाब से मिलेगी, जो उसमें सजा होगी, ये नहीं कि 2 अगस्त वाले। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका बी ऑप्शन, आप इसमें करेक्ट आप लगाएंगे। इसमें सही आप क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन आप इसमें करेक्ट यहां पर लगाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल एक बार पनिश कर सकता है। चलिए ठीक है, तो बी इसका जो है यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए Which one of the following statement is not correct with respect to Article 32 of the Indian Constitution? भाई आर्टिकल 32 के बारे में बात करता है, यानी कि ये हमारा जो है एक मौलिक अधिकार है जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके संदर्भ में ये हमसे बात कर रहा है। पहला है इट प्रोवाइड रेमेडीज टू द सिटीजन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। दूसरा कह रहा है इट इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तीसरा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। और चौथा है प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 अप्लाइज ऑन टू द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ which has nothing to do with the fundamental rights। तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल अंजलि, बी नॉट करेक्ट। तो बी नॉट करेक्ट है ना, तो नॉट करेक्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एक्यूज्ड मस्ट हैव वायलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ मतलब कि क्या कह रहा है कि वहां पर क्या किया गया कि मान लो कानून में कोई बदलाव कर दिया गया, ठीक है, और आपने सजा, आपने जो गुनाह किया है वो 10 दिन पहले किया है, तो ये नहीं कि आपको अब जो नया कानून बनाया है उसके हिसाब से सजा, जो आपका पहला कानून था आपको उसके हिसाब से ही सजा मिलेगी। ये तो डी पॉइंट कह रहा है ना, तो डी पॉइंट सही हो गया, लेकिन यहाँ पर बी पॉइंट दूसरा है, तो बी पॉइंट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में बच्चों ने कहा डी होगा, रूजी ने कहा और जयंत ने कहा पबजी 007, ओके डी बताया, सीएम ने डी कहा। चलिए बिल्कुल अभिषेक चौहान डी, बिल्कुल सही गाइस, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन, प्रोटेक्शन अंडर द 32। देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, जो हमारी संवैधानिक उपचार के बारे में बात आती है आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 पहली बात तो इसको हम हार्ट एंड सोल कहते हैं, हार्ट एंड सोल। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको कहा था। दूसरी बात आती है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, बिल्कुल भाई ये हमारा मौलिक अधिकार है। तीसरा क्या कह रहा है, द प्रोवाइड्स रेमेडीज टू द सिटीजंस फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मैंने आपको जब याद करो, मैंने आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौलिक जो हमारा संविधान है वो आज से 50-70 साल पहले लागू हुआ था। अब उस समय में उन्होंने कहा कि ये मौलिक अधिकार हैं, ये लोगों को मिलेंगे, तो मिलेंगे कब, तभी तो मिलेंगे ना जब कोई अथॉरिटी बैठी होगी जो ये देखेगी कि हाँ मौलिक अधिकार मिले। तो इसीलिए आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखती है इस चीज को। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज द रिट पिटीशन। बिल्कुल सही बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन लगाती है आर्टिकल 139 के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू करती है। ठीक है, तो ये चीज आती है आपके आर्टिकल 139 में और 32 में, और इसका सही आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सभी ऑर्डिनरी लॉज, यानी कि सभी जो आम कानून है उस पे भी लागू होगा, नहीं, ये केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात की जाती है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा गैर कानूनी गिरफ्तारी पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित रिट में से कौन सा जारी किया जाता है, जल्दी से बताइए।
अनलॉफुल अरेस्ट, बहुत ही आसान है, आपको अगर याद हो मैंने आपको बहुत ही तरीके से ये बताए थे, आपको रिट्स मैंने याद कराए थे। हेबस कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उसके बाद मैंडेमस को कहते हैं परमादेश कहते हैं, मैंडेमस को क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। सर्टियोररी को हम कहते हैं उत्प्रेक्षण, इसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षण कहते हैं। इसके अलावा जो आपका क्यू वारंटो है इसको हम कहते हैं अधिकार पृच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, अधिकार पृच्छा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल, बिल्कुल सही, हेबस कॉर्पस, बिल्कुल सही। प्रमिक, सुधांशु और मितेश, अभिषेक, राजेश और आरती, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, और जयंत बिल्कुल सही। भाई इसका सही आंसर क्या होगा आपका, हेबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपको क्या सेंटेंस लिखा मिलेगा, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, हो सकता है व्यक्ति तुम्हारे पास है। मैंडेमस में वी कमांड, हम आदेश देते हैं। सर्टियोररी में टू इन्फॉर्म और टू सर्टिफाई। और क्यू वारंटो में क्या लिखा मिलेगा, क्यू वारंटो में आपको लिखा मिलेगा बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या लिखा मिलेगा, बाय व्हाट अथॉरिटी। और जो पांचवा आपका रिट होता है वो होता है क्या, वो होता है प्रोहिबिशन यानी कि निषेध, यानी कि रुक जाओ, टू फॉरबिड। चलिए अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू डिफेंड द कंट्री, टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू वंस चाइल्ड, टू प्रमोट द विलेज एंड द कॉटेज इंडस्ट्री। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भाई हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मैं अगर बात करूं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज गाइस आती है पार्ट 4A में। ये किस में आती है, पार्ट 4A में आती है। कौन से आर्टिकल में, 51A, 51A में आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरी बात, हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 2 बार जोड़े गए थे, पहले 10 जोड़े गए थे और फिर 1 जोड़ा गया था। 10 कब जोड़े गए थे, 42nd अमेंडमेंट। 1 कब जोड़ा गया था एक्स्ट्रा, तो ये टोटल हो गए थे कितने, 11। 1 जोड़ा गया था 86वें संशोधन। पहले 10 जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर, और 1 जोड़ा गया था वर्मा कमेटी की सलाह पर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ तक की क्लियर होंगी। अब बताइए कि कौन सा निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य नहीं है। बच्चे बता रहे हैं डी होगा, अमितेश ने, रौनक ने, रमन ने, और सीएम ने, और रानी ने, फ्रूटी ने, आरती ने, सबने कहा क्या होगा, इसका डी ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, बिल्कुल भाई ये हमारा एक क्या है, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री, हमारे अपने देश को डिफेंड करना, ये बिल्कुल हमारी एक ड्यूटी है कि भाई कभी देश को जरूरत पड़े तो हम तत्पर तैयार रहें। उसके बाद टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू वन चाइल्ड, बिल्कुल ये आपके माता पिता तथा गार्जियंस का ये जो है एक कर्तव्य बनाया गया था कि वे 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाएं। पहले ये आर्टिकल 45 में बताई गई थी बात, लेकिन अब उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई, और इसका जो सही आंसर होगा टू प्रमोट द विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये बात जो आती है गाइज, ये आती है आर्टिकल 43 में आती है, और ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में बात आती है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, कि जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं और विलेज इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इफ द सिक्योरिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय। भाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यदि भारत की किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शंस हैं वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा होगा। उसके बाद ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2। देखिए आर्टिकल 352 के बारे में चर्चा करें। सबसे पहली चीज, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आती है, लगाता कौन है, प्रेसिडेंट। सलाह किसके द्वारा मिलती है, याद रखिएगा कैबिनेट मंत्री द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मंत्री की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगाता है। ये जो चेंज हुआ था ये कब हुआ था, 44th अमेंडमेंट 1978 में ये चेंज किया गया था। इसके बाद 6 महीने के लिए, मिनिमम 6 महीने के लिए ये लगाई जा सकती है।
तीसरी बात, एक बार अगर आपकी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया तो पार्लियामेंट को कितना समय मिलता है उस प्रोविजन को पास करने के लिए? तो 1 महीने का। पहले ये 1 महीने का समय 2 महीने का होता था। 44th अमेंडमेंट में इसको भी चेंज किया गया। और एक बहुत बड़ा चेंज जो आपके 44th अमेंडमेंट में किया गया था वो ये था कि इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को खत्म करके केवल यहां पर एक शब्द जोड़ा गया था, आर्म्ड रिबेलियन। तो आपका युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, यानी कि 1, 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 1, 2 एंड 3, यानी कि ए ऑप्शन। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1962, 1971, 1975। और द इमरजेंसी के रूप में कौन सी इमरजेंसी को जाना जाता है? 1975 की इमरजेंसी को, जो लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो यहां तक की बातें आई होप सबको क्लियर होंगी। और एक और बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल जो था 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। कब? 42nd अमेंडमेंट में, लेकिन उसको भी रिस्टोर किया गया था 44th अमेंडमेंट में, वापस उसको नॉर्मल कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 1, 2 एंड 3। बिल्कुल सही आप सबने बताया। अगला बताइए भाई, 6th शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को सीडीएस थोड़ा प्यार प्रेम करता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में वो डालता है। ठीक है, या तो डायरेक्टली सभी पूछ लेगा कि कौन कौन से राज्य 6ठी अनुसूची में आते हैं, या फिर वो आपसे ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता। तो याद रखिए कि 6th शेड्यूल आपका जो है किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसमें कौन कौन नहीं आता? तो इसमें आपका मणिपुर नहीं आता, मणिपुर के अलावा इसमें नागालैंड नहीं आता, और इसमें अरुणाचल प्रदेश भी नहीं आता, और सिक्किम भी नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे राज्य इसमें नहीं आते, क्योंकि आपको अगर ये पूछेगा कि कौन सा नहीं आता तो ऑप्शन इन्हीं में से देगा। तो 6th शेड्यूल जो है गाइस, ये आपके ट्राइबल एरियाज से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्राइबल एरियाज। जो आपके ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य हैं, वहां पर जो ट्राइब्स रहती हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके ट्राइबल एरिया के लिए 6th शेड्यूल को बनाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही। प्रमिक, जयंत, मधुस्मिता, श्रृंखला, अंजलि, आरती, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ए ऑप्शन यानी असम, मेघालय। अगला बताइए, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एंड यूनियन इज अ राइट। भाई बहुत ही सिंपल सा है, पूछ रहा है कि संघ और यूनियन का गठन का अधिकार एक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? गारंटी टू एवरीबॉडी, टू फ्रीडम गारंटी टू द सिटीजन्स ओनली, टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आता है आर्टिकल 14 में, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आता है आर्टिकल 21 में, फ्रीडम गारंटी टू द सिटीजन्स ओनली ये आती हैं आपके आर्टिकल 19 में, ए से लेकर और जी तक आती हैं। और गारंटी टू एवरीबॉडी तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे, मैंने आपको बताया, जो नॉन सिटीजन्स होते हैं उनको ये नहीं मिलता। 15, 16, 19, 29 और 30 उनको नहीं दिया जाता, तो 19 वाला नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और बच्चों ने कहा है गारंटी टू एवरीबॉडी। बच्चों अभी तो मैंने आपको बताया था यार, कहाँ सो रहे हो? 15, 16, 19, 29 और 30 मैंने आपको कहा ये सबको नहीं मिलते, नॉन सिटीजन्स को ये नहीं दिए जाते। तो गारंटी टू एवरीबॉडी आप कैसे कह सकते हो? उसका सही आंसर क्या होगा आपका? टू फ्रीडम गारंटी टू द सिटीजन्स ओनली, बी ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? बी ऑप्शन सही आंसर होगा, टू फ्रीडम। भाई गलत करा है तुम सबने, ठीक है। चलो, तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन पे सारे बच्चे क्लीन बोल्ड हुए हैं चलिए कोई बात नहीं, ध्यान करिए, ठीक है। चीज़ों को जो बता रहे हैं उनको नोट डाउन कीजिए और साथ साथ उनको जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। चीज़ों को रिवाइज करोगे, और अगर आपको फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैंने वो पूरा लेक्चर जो है यूट्यूब पे लिया हुआ है, आप पीछे जाके वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप गाइज अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं मेरे बैचेस में आकर, तो मेरा बैच आ रहा है 28 जुलाई से, ठीक है। 28 जुलाई से मेरा एक बैच आ रहा है, और इस बैच में मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं फॉर द
पर्टिकुलर एग्जाम्स रिलेटेड टू द एसएससी। ठीक है, तो इसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर का प्री प्लस मेंस के लिए ये बैच स्पेशली डिजाइन हुआ है। ये पूरी टीम है आप लोगों के सामने, गौरव सर, आशुतोष सर, शिवशंकर सर, मैं और संतोष सर मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए सितांशु सर और इंग्लिश के लिए दानिश सर। इसके अलावा 13 जुलाई से एक बैच शुरू हो चुका है एफकेट सेकंड बैच, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये बैच चल रहा है 10 से 1। इसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और कुछ पार्ट ऑफ द जनरल अवेयरनेस वो मैं आपको कवर करा रहा हूं। तो यहां पर आप जुड़ सकते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं Y203। इसके बाद एसएससी का महापैक और डिफेंस का महापैक भी आपको मिल सकता है, तो इन महापैक्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। महापैक लेने का फायदा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका फायदा ये होता है कि लाइव क्लास के साथ साथ आपको पुराने कोर्सेज मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक्स, ये जो है फायदा होता है महापैक लेने का। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन वाले भी हैं, उससे कम वाले भी हैं, तो आप इनको जाके भी चेक कर सकते हैं। बाकी इनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइडेड रहेगा। तो डिफेंस का महापैक या एसएससी का महापैक, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ कुछ अलग से चीजें भी आपको मिलती हैं, मतलब जो भी लाइव क्लास, जो भी नया बैच आता है वो इसमें आपका एड ऑन हो जाता है, तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा, वो भी 12 महीने तक। ठीक है, और इसके अलावा हमारे आशीष सर का बैच आ रहा है 29 जुलाई से, जो कि है आपके पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वॉरियर 3.0, और इसको ज्वाइन करने के लिए भी आप मेरा रेफरल कोड Y203 यूज कर सकते हैं। इस समय डिस्काउंट है 77%। ठीक है, चलिए, तो ये थी इंफॉर्मेशन बाकी चीजों की। और भाई मेरा नाम है समीर सिंघल। ठीक है, तो समीर सिंघल मेरा नाम है, जो बच्चे नहीं जानते। और मेरा दूसरा सेशन होगा गाइस 4 बजे। ठीक है, तो 4 बजे मेरा सेशन होगा, वहां पे जरूर जुड़िएगा। सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, मुझे पता है कि पोस्टपोन हुई है डेट्स, ठीक है, सभी एग्जाम्स की, अभी एफकेट वगैरह की नहीं हुई, लेकिन जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उनकी पोस्टपोन हुई हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अपनी तैयारी को अभी भी जारी रखिए, क्योंकि अभी ऐसा ये तो नहीं है ना कि कैंसिल हो गई, 2 महीने आगे हुई हैं। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपना दम लगाए रखिए, क्योंकि एन वक्त पे एग्जाम होगा ही होगा। इस बीमारी को हराएंगे और एग्जाम जरूर देंगे। ठीक है, तो इस तैयारी में अपने साथ लगे रहिए। शाम 4 बजे मेरे साथ जुड़िएगा। 4 बजे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर को, तो जरूर जुड़िएगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। और दूसरी चीज है कि जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं एसएससी अड्डा 24/7 को। फिलहाल मैं चलता हूं, मेरा नाम है समीर सिंघल, मैं मिलता हूं 4 बजे आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, एंड बाय गाइज।